चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। लास्ट की लाइन देखिए, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स। नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए, हैड क्रिएटेड आउट, उनसे क्या बना, काउंटलेस, जो अनगिनत स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ थी, छोटे छोटे जो प्रांत थे, उनसे क्या बना, एक कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, एक संघ बना। कितने स्टेट्स को मिलाकर? 39 स्टेट्स को। यानी कि नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए उसमें जो छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज़ थी, छोटे छोटे प्रांत थे, उनको मिलाकर एक संघ बनाया गया, महासंघ बनाया गया, जिसके अंदर कितने स्टेट इंक्लूड किए गए? 39 स्टेट इंक्लूड किए गए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ऑन करेंसी। हर एक जो स्टेट था या कन्फेडरेशन के अंदर जितने भी 39 स्टेट्स थे, उन सब की खुद की करेंसी थी, एंड वेट एंड मेजरमेंट, खुद की मापतोल की इकाई थी। ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैब्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, एक व्यापारी जो यात्रा करता है कब? 1833 के अंदर, कहाँ से कहाँ के बीच में? हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग के बीच में, टू सेल हिज गुड्स, अपने माल को या उत्पाद को बेचने के लिए। वुड हैव हैड टू पास थ्रू, उसको क्या करना होगा? 11 कस्टम्स बैरियर्स, यानी कि कुल 11 नाकों को पार करता हुआ वो अपने माल को बेचने के लिए आगे बढ़ता है। एंड पे ए कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। अब क्या कह रहा है, हर नाके के ऊपर वो 5% कस्टम ड्यूटी के रूप में पे कर रहा है। तो इस तरीके से ये 11 कस्टम बैरियर्स क्या हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस का काम कर रहे हैं अगर कोई व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग के अंदर गया अपने माल को बेचने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूटीज़ वर ऑफन, लेकिन एक समस्या ये भी थी कि वो जो ड्यूटी लगाई जाती थी, वो जो टैक्स लगता था, वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट, और मतलब जो भार था उसके अकॉर्डिंग, और मेजरमेंट, मापतोल के अकॉर्डिंग, ऑफ द गुड्स, माल के भार और मापतोल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता? उस पर ड्यूटी लगती। एज ईच रीजन्स हैड इट्स ऑन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। लेकिन सबसे बड़ी तो समस्या यहाँ क्या उठ के आती है कि हर जो स्टेट था, प्रत्येक स्टेट की मापतोल की, वेट की जो यूनिट थी वो डिफरेंट थी, अलग अलग थी, खुद की अपनी पर्सनल थी। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। इससे समस्या क्या होती? इससे प्रॉब्लम ये हमारे सामने खड़ी हुई, या उन मर्चेंट्स के सामने क्या खड़ी हुई कि जो कैलकुलेशन थी वेट एंड मेजरमेंट्स की, या जो ड्यूटीज उनके ऊपर लगाई गई थी, वो बड़ी ही टाइम कंज्यूमिंग थी। द मीजर ऑफ क्लॉथ, अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल वाज द एल वाज विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। अब एक मेजरमेंट के लिए, जैसे कपड़े को मापने की एक यूनिट थी एल, हर रीजन के अंदर क्या कह रहा है, उसकी जो लेंथ थी वो अलग अलग थी। एंड एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, कपड़े का कोई भी जो मटेरियल है उसके अंदर एक एल क्या करता है, बोट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू। अब उस एक एल के अंदर जो फ्रैंकफर्ट के अंदर है उसकी जो टोटल लेंथ है कितनी बताइए? 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। जबकि मेंस के अंदर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर एक एल के अंदर कितने सेंटीमीटर बताए हैं? 55.1। इसी तरीके से न्यूरेमबर्ग के अंदर 65.6 सेंटीमीटर एक एल के अंदर, ऐसे ही फ्राइबर्ग के अंदर 53.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या कह रहा है ये, एल की या कपड़े को मापने की जो यूनिट थी हर रीजन के अंदर क्या थी? डिफरेंट थी। और ये प्रॉब्लम क्या हमारे सामने क्रिएट कर रही है? ये टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया है। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल। देखिए इस तरीके की जो शर्तें थी एक रुकावट के रूप में, एक बाधा के रूप में काम किया इन्होंने, या इनको देखा गया। टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, जो आर्थिक जो विनिमय है उसके अंदर, यानी कि माल के खरीदने और बेचने के अंदर इसको एक रुकावट माना गया। एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस, जो नया कमर्शियल क्लास है उनके लिए एक रुकावट का काम किया इस प्रकार की कंडीशंस ने। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए, अब इन सब ने, किन्होंने, जितने भी न्यू कमर्शियल क्लासेस थे, इन्होंने आर्ग्यू की किसके लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, एकीकृत भूभाग होना चाहिए,
अलाउइंग द अनहिंडर्ड, बिना किसी रुकावट के उनको अलाउ करें, किसको, मूवमेंट ऑफ गुड्स को, पीपल को और कैपिटल को। जितने भी कॉमर्शियल क्लासेस थी उन्होंने डिमांड की कि इस तरीके की जो ऑब्स्टेकल क्रिएट की गई इन ऑब्स्टेकल को ख़त्म किया जाए और जो गुड्स, पीपल और कैपिटल का जो मूवमेंट है, जो फ्लो है, उसको क्या किया जाए, सर्कुलेट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इन 1834 1834 के अंदर कस्टम यूनियंस और जोलवेराइन, देखिए क्वेश्चन बनता है जोलवेराइन क्या था। जोलवेराइन क्या था, एक फेडरेशन था जिसके अंदर मोस्टली कौन इंक्लूड थे, कॉमर्शियल क्लासेस। आप सुनिए इसके बारे में क्या कहा गया। इन 1834 ए कस्टम यूनियन और जोलवेराइन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव, इस जोलवेराइन का निर्माण किया गया एट द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है यहाँ, पहल की, किसने, पर्सिया ने। पर्सिया ने शुरुआत की और बाद में एक कस्टम यूनियन बना, एक यूनियन बनी जिसको जोलवेराइन नाम दिया गया। एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, और इस जोलवेराइन के अंदर बहुत सारे जो स्टेट थे जर्मनी के वो इंक्लूड हुए, शामिल हुए। द यूनियन अबोलिस्ट टैरिफ, अब इस कस्टम यूनियन ने क्या किया, अबोलिस्ट कर दिया, किसको, खत्म कर दिया, किसको, टैरिफ बैरियर्स को, यानी कि व्यापार के अंदर जितने भी बैरियर थे उन सबको। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। आप देखिए इन सारे फेडरेशन के अंदर टोटल जो करेंसी थी वो 30 थी, उसको कम करके इस जोलवेराइन ने क्या किया, इस यूनियन ने क्या किया, केवल 2 करेंसी रख ली, बाकी सबको हटा दिया। 30 से करेंसी के कितने के अंदर कन्वर्ट कर दी, टोटल 2 के अंदर। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे, इसके साथ साथ रेलवे का जो निर्माण था, फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, इसने भी गतिमान बनाया। एनहांसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, जो राष्ट्रहित थे, अब वो राष्ट्रहित क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है यानी कि आर्थिक हितों ने क्या किया, नेशनल यूनिफिकेशन में अपनी भूमिका निभाई, या नेशनल यूनिफिकेशन के अंदर इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट थे वो एक क्रूशियल फैक्टर साबित हुए। आगे देखिए क्या बताया गया, ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, एक जो लहर थी किसकी, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर भी एक फीलिंग निकल के आ रही है, क्या, नेशनलिज्म की, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में आपने देखा बहुत सारी जो कॉमर्शियल क्लासेस थी वो इकट्ठी हुई, उनका जो इंटरेस्ट था मेनली वो क्या था, अपने उस ट्रेड को अनहिंडर्ड तरीके से क्या किया जाए, सर्कुलेट किया जाए। तो सारे के सारे जितने भी बिजनेस क्लासेस थी वो सारी इकट्ठी हुई और उनके इकट्ठा होने के बाद एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो क्रिएट हुई, जिसने क्या किया, स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनली सेंटिमेंट्स, उन्होंने और ज़्यादा मजबूत बनाया जो नेशनल सेंटिमेंट्स थी ग्रोइंग एट द टाइम, उस समय जो विकसित हुई उन्होंने। यानी कि इकोनॉमिक्स फेयर के अंदर भी हमने देखा किस तरीके से नेशनलिज्म ने एक सेक्शन को बाइंड किया, इकट्ठा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815,